हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। देखो भाई, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास का कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का वो महत्वपूर्ण पार्ट जो आपको अवश्य ही पेपर में उसमें से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो हम लोगों ने पिछले क्लास तक कार्बोक्सिलिक अम्ल का विरचन, जी हाँ, जितने भी विधियां हैं विरचन की, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मैंने सभी समझा दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं, उसे आपको करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने कर दिया तो इसका मतलब आपको आता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। ठीक है ना, हमसे कहता है मिथाइल एल्कोहल है, सॉरी मिथाइल एल्कोहल नहीं है, बेंजाइल एल्कोहल है। आप हिंदी में इसको बेंजील बोलते हैं ना, हम इसे बोलते हैं बेंजील एल्कोहल। ठीक है, इस बेंजील एल्कोहल से आपको बनाना क्या है? देखो, आपको बनाना है इथाइल CH3COH। इसका नाम क्या होगा? फिनाइल इथेनोइक एसिड है कि नहीं? ये आपको प्रिपेयर करना है, फिनाइल इथेनोइक एसिड। एक फिनाइल इथेनोइक एसिड है ना, ये प्रिपेयर करना है आपको। बताओ कैसे करोगे? आपको इससे ये बनाना है, बहुत इंपोर्टेंट है। देखो, इसमें जितने कार्बन है इसमें एक अधिक है कार्बन, है ना? तो कैसे बनेगा ये, है ना? आप इसको ट्राई कर सकते हो। क्या आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो? आप ट्राई करो, फिर मैं इसे करके दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, पेज नंबर है इसका 254 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, है ना। कन्वर्जेंस करना बहुत आवश्यक है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिवाइज हो जाता है। ठीक है, और चेक भी हो जाता है। चलो ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो, आओ ट्राई करें भाई। सबसे पहले करना क्या, देखो एल्कोहल को हटाओ और यहां पर SOCl2 डालो, है कि नहीं? और डालते ही तुमको क्या मिलेगा पता है? बेंजाइल क्लोराइड। CH2 यहां पर Cl आ जाएगा, इसमें आप गेरो KCN डालते एक कार्बन इसके ऊपर बढ़ जाएगा, है ना। और यहां पर क्या आ जाएगा? देखो CH2 और Cl अब याद है, आपके पास अगर नाइट्रिल होता था, नाइट्रिल, तो अगर आप नाइट्रिल में अम्लीय जल अपघटन करते हो थोड़ा सा हीट के साथ, तो आपको क्या होता है? आपको डायरेक्ट मिलता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है भाई, तो CH2COH। अब नाम क्या होगा? 1 2, तो 2 पर कौन है? फिनाइल, 2 पर है फिनाइल इथेनोइक एसिड, है ना, इथेनोइक एसिड। इस तरह से क्या था, ये कन्वर्जन कैरी करना था। ठीक है ना, तो इस तरह के ना कन्वर्जन्स आपको टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो केमिस्ट्री है ना वो स्ट्रांग होगी, आप भूलोगे नहीं कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। और विचलन के बाद इसमें क्या आता है? भौतिक गुणधर्म। देखो भौतिक गुणधर्म ना खुद से पढ़ लेना। भौतिक गुणधर्म में कुछ भी नहीं है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होगा ना, हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ा होगा और वो जल में विलय होगा। ठीक है ना, चलो ऐसे होता है। हम पढ़ेंगे इसका बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट, और वो है रासायनिक गुणधर्म। ठीक है ना, चलो अम्लीय प्रकृति इसका बहुत फेमस है, तो हम अम्लीय प्रकृति को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, लिख दिया इसको आपने? कॉपी करो फटाफट से। ठीक है, चलो लिख दो। देखो लिखो, कार्बोक्सिलिक अम्लों का रासायनिक अभिक्रिया है, या फिर आप कह सकते हो गुणधर्म। ठीक है, लिखो हेडिंग, कार्बोक्सिलिक अम्लों, कार्बोक्सिलिक, देखा भाई, कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बोक्सिलिक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया, या कह लो रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, चला नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
properties of carboxylic acid. Chemical properties of carboxylic acid, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है कार्बोक्सिलिक एसिड के ना, इसकी बात हमें करना है। ठीक है भाई, चले करें शुरू। तो सबसे पहले क्या आता है, धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है भाई, लिखो हेडिंग, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया होने वाली है विद मेटल। तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद मेटल। देखो इसमें पहले होने वाला क्या है, अगर मैं तुम्हें एक चीज समझाऊंगा तो आप समझोगे कि CO, ठीक है ना, तो C के साथ में क्या होगा, डबल बॉन्ड हो, और ये OH दिख रहा भाई। देखो भाई, ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं भाई, डबल बॉन्ड जल्दी क्यों टूटेगा, है ना, विग्रस कंडीशन में टूटेगा, ऐसे हमेशा तो टूटेगा नहीं। तो यहां पर जो एक बंद ये है, हम इसको बोलते हैं क्या चीज, OH आबंध, और एक बंद ये है, इसे बोलते हैं COH आबंध, है ना। तो हम पहले इस बंद को तोड़ेंगे, किस वाले को, इस वाले बंद को, है ना, OH बंद को तोड़ के देखेंगे। तो OH बंद टूटने से कौन कौन सी अभिक्रियाएं होगी। याद आपको अल्कोहल में भी मैंने आपको समझाया था कि जब हमारे पास OH था तो आपने पहले ये बंद तोड़ा था ना, तो H2 गैस बाहर निकली थी, और ये तब हुआ था जब धातु के साथ अभिक्रिया इसकी हुई थी। तो धातु के साथ अभिक्रिया होने पर आपने OH बंद को तोड़ा था और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई थी। और ऐसा होता है कब, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, किसकी, धातु की। तो जब धातु के साथ रिएक्शन होती है किसकी, अम्ल की, तो H2 गैस निकालता है, और वही काम अल्कोहल भी कर रहा था। तो इसीलिए क्या था, अल्कोहल अम्लीय था। तो सेम कंडीशन यहां पर भी होने वाला है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा, पहले हम लोग OH आबंध को तोड़ेंगे, ठीक है भाई। तो लिखो इसमें, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है धातु से अभिक्रिया करता है, तो होता क्या, देखो अभिक्रिया करता है तो H2 गैस और लवण, ठीक है ना, बनाता है, ठीक है भाई। और ऐसा कब होता है, जब कोई अमल करता है रिएक्शन धातु के साथ, ठीक है ना। तो सेम यहां पर वही केस आ रहा है जो अल्कोहल का आया था, ठीक है भाई। देखना भी, मैं अलग अलग के साथ लूंगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, लिख दिया। देखो हाइड्रोजन गैस निकालने गए, है ना, तो मेरे पास मान लो RCOOH है ना, आपने मान लो सोडियम धातु ऐड कर दिया, अरे कर दिया, और रिएक्शन कैसे होगा, देखो इसका, ये बनाएगा सोडियम लवण, तो Na+ साथ में क्या होगा, H2 गैस निर्मुक्त कर देगा। और ऐसा ही अम्ल भी करता है, ठीक है। फिनॉल ने भी ऐसे ही किया था, ठीक है ना। सनमारी बात की नहीं, पहले बताओ। सोडियम कार्बोक्सिलेट कहते हैं इसको, इसको बैलेंस करना पड़ेगा भी, ठीक है। इसमें 2 लगा दो, इसमें 2 लगा दो, इसमें 2 लगा दो, बैलेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट,
ठीक है भाई, सोडियम कार्बोक्सिलेट बोलते हैं इसको हम लोग। अब मान लो मेरे पास एक और आ गया रिएक्शन, क्षार डाल दिया इसमें, तो क्षार में क्या होगा देखो, RCOOH हो गया है, और आपने इसमें क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और आपने जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो इसमें से बनेगा क्या, पानी, COONA प्लस वाटर, ठीक है। देखो इस तरह से। अब बताओ, ये तो हम जानते हैं सभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। तो बेस की रिएक्शन जब किससे हुई, एसिड से, तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू सोडियम कार्बोक्सिलेट, है ना, यानी कि सॉल्ट बन गया प्लस वाटर। तो लवण और जल बना इसमें, इसका मतलब ये अम्लीय गुण शो कर रहा है ना। और सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, अभी प्रूफ कर देंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को। सभी ऑर्गेनिक अम्लों में भाई फिनॉल भी कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का, अल्कोहल भी होता है अम्लीय प्रकृति का। तो अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल तीनों में सबसे अधिक अम्लीय होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना। अभी हम इस बात को लिखेंगे भी और समझेंगे भी, ठीक है भाई। एक इसमें और आप लोग इसका रिएक्शन देखो, COOH, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, ये जब करेगा अभिक्रिया, तो ये हमको क्या देगा, देखो CO2 गैस, यानी कि ये भी हमको लवण देता है, Na प्लस CO2, ठीक है, और साथ में पानी बाहर होगा, ठीक है ना। ये हमें बना के देता है। यानी तीनों रिएक्शन जब हुई है तो तीनों में आपको सोडियम का सॉल्ट मिला है, और ये तभी मिलता है जब कोई अम्ल अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल है, इसका मतलब ये प्रूफ होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक, सोडियम कार्बोक्सिलेट, तो जानते हो ऊपर भी लिख दिया है सोडियम कार्बोक्सिलेट, है ना, सोडियम कार्बोक्सिलेट हम इसे बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, है ना, हार्ड नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है भाई। तो अगर तुमको पहचानना है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है, तो आप इस तरह की रिएक्शन को हम ना यूज करेंगे, ठीक है ना। लिखो इसमें, यह अभिक्रियाएं, यह अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं यौगिकों में, यौगिकों में, यौगिकों में क्या करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्लों की पहचान के लिए प्रयुक्त की जाती है ना, पहचान के लिए प्रयुक्त की जाती है, की जाती है। दिक्कत तो नहीं, कॉपी करो, ठीक है ना, बहुत इंपोर्टेंट है। देखो अब अगर बताओ, हम अगर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग जल में डालेंगे, पानी में, तो क्या होगा, तो पानी में, जल में अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, जो बिहेव करता है कौन, कोई भी एसिड, वही बिहेव करता है ये भी, ठीक है ना। यानी कि ये भी हाइड्रोनियम आयन बनाता है। देखो मेरे पास क्या है, और आप इसका देखना अनुनाद क्या जबरदस्त बनेगा, ठीक है। मतलब मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम इसे पानी में डालेंगे तो पानी में डालने से ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक तो हाइड्रोनियम आयन H3O+, ठीक है ना, H3O+, और उसके बाद दूसरा जो इसका उत्पाद, देखो इसके पास जो H था ना, वो कौन ले गया, जल के अणु, जो उसके पास लौने पेड़ था जल के पास, वो ले गया खींच के। तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलेट आयन RC डबल बॉन्ड O, इधर O नेगेटिव, है ना, दिख रहा है, इसका H तो भाग गया उधर। तो अब ये क्या करता है, अनुनाद में रहता है ऐसे,
देखो इधर पहुंचा, इधर गया, तो आर सी ये सिंगल बॉन्ड हो गया और ये डबल बॉन्ड हो गया। यानी आप ये कह सकते हो कि ये दोनों आपस में ऐसे रहते हैं, आर सी इधर भी बॉन्ड और ये ऐसे, ठीक है ना। यानी H प्लस आयन को त्यागने के बाद ये अनुनाद बनाते हैं, अनुनाद इसको स्थायित्व तो प्रदान करता है, ठीक है ना। तो ये आपने एक साथ एक ही लाइन में ड्रॉ करना, ठीक है ना। मतलब इसका जो H निकल गया, तो H निकल गया तो इसे दुख नहीं है कि भाई मेरा तो H भाग गया, अब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, ऐसा दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है, तो वो अनुनाद के साथ स्थायित्व हो जाता है, तो स्थायित्व प्राप्त करता है, इसीलिए क्या होता है, H के निकलने का दुख नहीं है, H आराम से निकल जाएगा। और जितना आराम से H निकलेगा वो उतना ही अधिक अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है ना। यानी कि वो एक प्रबल अम्ल हो जाएगा, क्योंकि ये H आराम से त्याग रहा है। और जो अच्छा प्रोटॉन दाता होता है ना, वही एक स्ट्रॉन्ग अम्ल की निशानी है, ठीक है ना। तो ये पहचान यहां से आ रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो प्रबल अम्ल है, ठीक है ना। और ये इससे प्रूफ होता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, है ना। तो ये आपको ना पता होना चाहिए, ठीक है भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, दिक्कत तो नहीं। और ये जो माइनस है ना चार्ज इसका, वो यहाँ पर ऐसे बैठा होता है, ना तेरा ना मेरा, मैं सबका हूं, ठीक है, बीच का ऐसे रहता है, ठीक है। ये क्या है, अनुनाद बनाकर ना ऐसे, आपने इसको चाहे तो ऐसे लिखाओ, इसको ना ऐसे लिखो, ये बंद कर दो, है ना, यहां से, और इसको इक्वल टू दिखा दो, इसमें ना 3 लगा दो, 1 2 3, मतलब ये इसके इक्वल है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखो, यानी कि एक बात पक्का है, जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम पानी में डालते हैं, तो हमें क्या क्या मिलता है, H3O+ मिलता है, और साथ में क्या मिलता है, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है ना, ये मिलता है। अगर हम इसके लिए Ka का मान निकालें, हाँ K का मान निकाल सकते हैं ना। K का मान क्या होगा, देखो Ka का मान होगा इसका अपॉन इसका, क्या चीज, कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो H3O+, और यहां पर कौन आ गया, RCO- की क्या, सांद्रता, ठीक है ना। अपॉन में इसका लिखते हैं तो इसको हम 1 मान के चलेंगे, ठीक है। ये प्योर लिक्विड फॉर्म में है ना, तो अगर प्योर होता तो हम इसका 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है ना, ये भी कैसा लिक्विड फॉर्म में होता है ना, ये भी प्योर। तो इनका हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सांद्रता, किसका, RCOH और H2O का। अब हाँ हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या होता है कि हम इस जल को इधर ले आएंगे प्योर फॉर्म में, ठीक है, जो क्योंकि फिक्स होता है ना कांस्टेंट, इसलिए। तो Ka, और यहां पर क्या आ गया इधर, जल, ठीक है ना। और यहां क्या बचा इधर, H3O+ की सांद्रता और RCOO-, ठीक है ना। और नीचे कौन रह गया इसमें, देखो RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल की सांद्रता, ठीक है ना। अब एक चैप्टर आता था 11वीं क्लास में, उसका नाम है इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्यावस्था, ठीक है। वहां पर हम समझाते हैं कि आप Ka का मान निकालते हो, K मतलब क्या होता है, साम्य स्थिरांक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो साम्य स्थिरांक के मान से किसी भी जो अम्ल होता है ना, उसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाया जा सकता है, ठीक है ना। इसे कॉपी करो, फिर आप लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हम लोग Ka से Pk का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। Ka से Pk का मान निकाल लेते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात की नहीं? यस सर, ठीक है भाई। ये हमारा क्या है, अम्ल का वियोजन स्थिरांक, अम्ल का वियोजन स्थिरांक, ठीक है भाई। आप इसको लिखेंगे, इस वियोजन स्थिरांक। और ये जो बना Ka जल, इसको हम लोग बोल देंगे इक्विलिब्रियम स्थिरांक, ठीक है ना, साम्य स्थिरांक। यानी K = क्या बना, हमारे पास जो है ना, ये बन गया H3O+ और COOH, CO- अपॉन COOH, इसको हम लोग बोल देते हैं साम्य स्थिरांक। क्या बोल देते हैं, साम्य स्थिरांक,
साम्य स्थिरांक, ठीक है ना। अब हम लोग यहां से इसकी अम्लीय गुण को और अच्छे से करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है ना, क्योंकि के ए मान या फिर पी के ए मान से ही हमें पता लगता है कि वो अम्लीय कितना अधिक होगा या कितना कम होगा, ठीक है। किसका? ऐसे एसिड का जो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से। इसे नहीं लेने का भैया अब हम H2O के क्या H2O वाले में। तो के ए डॉट H2O कोई तो बोला है के ई क्यू, ठीक है ना, हमने इसी को बोला है। तो ये साम्य स्थिरांक है, ठीक है ना। अरे ठीक है ना। तो हम किसी का भी ना अम्लीय प्रकृति हम लोग के ए मान की बजाय पी के ए मान से रिप्रेजेंट करना ज्यादा होता है सुविधाजनक, ठीक है भाई। ठीक है भाई। तो आप ना इसमें लिखना किसी अम्ल की सामर्थ्य, किसी अम्ल की सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, सामर्थ्य से लिखते हैं सामर्थ्य, ठीक है भाई। सामर्थ्य के ए मान की बजाय पी के ए मान से इंगित कर दे, ना, पी के ए मान से इंगित करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, अभी समझाते हैं। इंगित करते हैं तो क्या होता है मैं बताऊं तुमको। जो के ए होता है ना, के ए, इसका मान 10 की पावर्स में आता है। किस में आता है? 10 की पावर। तो उस 10 की पावर को कम करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं क्या चीज, पी के ए मान। अब एक्चुअली होता क्या है, मान लो हमारे पास, अब तुम देखना क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। देखो इधर मान लो के ए मान हमारे पास जो है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -15, कितना है ये है। अगर मुझे पी के ए मान ज्ञात करना है तो पी के ए मान होता है माइनस लॉग के ए। देखो ये होता है पी के मान, ठीक है ना। तो पी के मान जो होता है ना, पी जब लॉग लेते हैं के ए का तो पी के ए बन जाता है। क्या कहा मैंने, जब के ए का लॉग ना लेते हैं माइनस में तो पी के ए बन जाता है वो, ठीक है ना। तो अब देखो इसकी तुलना में ये ज्यादा आसान है। क्यों आसान है भाई, माइनस लॉग हो गया और यहाँ पर 1.6 गुणा के 10 की पावर कितना है, -15। अरे आ रहा है भेजे में, जिसको थोड़ा कम आ रहा है ना वो इस टॉपिक को स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। इतना कुछ खास तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट है नहीं, लेकिन जिसको और अच्छा समझना है केमिस्ट्री को अच्छे से तो वो यहाँ देखे ध्यान से। तो क्या हो रहा है, माइनस लॉग हो गया, 1.6 लिखोगे अब इसमें, प्लस हो जाएगा ये 15 और लॉग कितना हो जाएगा 10, है ना। तो माइनस क्या हो गया देखो ये, अब इसका मान कुछ ना कुछ होता होगा, ठीक है ना। आप लोगों को ध्यान देगा मतलब उसमें, ठीक है ना। और ये हो गया 15, ठीक है ना। अब 15 आसान है या फिर ये आसान है लिखना, ये इजी हो गया ना। इसलिए हम के ए मान के स्थान पर पी के मान यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पी के मान को इस्तेमाल करना ज्यादा सुविधाजनक होता है के ए मान की तो तुलना में। क्या इसको भी तो मान होगा कुछ ना कुछ। हाँ, तो log 1.6 का मान आपको देगा ना वो एग्जामिनर, ये हमें पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं पता नहीं आप लोगों को, सिखाया आपको निकालना, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जाकर के देखो चैप्टर ध्यान से, वहां पर मैंने लॉग का मान निकालना सिखाया है, ठीक है ना, कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई। तो आपको ये यहाँ पे ना लिखना नहीं है, ठीक है। ये तो मैं तुम्हें समझाता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। देखो यानी कि हम कह सकते हैं पी के ए का जो मान होता है ना वो माइनस लॉग के ए मान होता है, ठीक है ना। ये तो अब देखो के ए मान की तुलना में पी के मान को निकालना ज्यादा, मतलब पढ़ना, उसका अध्ययन करना ज्यादा आसान होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए किसी अम्ल की सामर्थ्य को हम लोग के ए मान के बजाय पी के मान से क्या करते हैं, इंगित करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब पी के मान जितना कम होगा ना अम्ल सामर्थ्य उतना अधिक होगा, ठीक है। तो अम्लीय सामर्थ्य देखो यहाँ पर आप ध्यान रखना, अम्लीय सामर्थ्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के मान के, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई। जितना कम पी के मान होगा अम्ल उतना ही ज्यादा प्रबल होगा, है ना। इस बात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अब यहां पर देखना मैं कुछ अम्लों का पी के मान लिखूंगा, ठीक है ना, और उस पी के मान के आधार पे आप उस अम्ल की जो सामर्थ्य है ना, जो उसकी प्रबलता है, उसका प्रिडिक्शन करना, उसका अनुमान लगाना कि कौन ज्यादा अम्लीय होगा, ठीक है। अब यहां पर मैं कुछ लिखने वाला हूं, ठीक है, देखो ध्यान से। लिख दिया
अब यहां पर मैं कुछ का लिखने वाला हूं, कुछ का, जो ये सब हो गया ना। चलो देखो, मेरे पास कौन है, HCl के लिए जो pKa मान है वो -7 है। कितना? हाँ, -7.0 है, -7.0। ठीक है। HCl के बाद में आता है किसके लिए, देखो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड CH3, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है ना। इसका हम लोग जो बनाएंगे स्ट्रक्चर वो कुछ ऐसे बनाएंगे, CF3COH। ठीक है। इसका जो pKa मान है वो है, इसमें दिया हुआ है कितना, इसमें दिया हुआ है 0.23। ठीक है। एक मेरे पास इसमें दिया हुआ है बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड यानी कि C6H5COOH। इसका जो pKa मान होगा वो इसमें दिया हुआ है 4.19। देखो pKa मान आपको याद नहीं करना, ठीक है ना, पेपर में ऐसा दिया जाता है। ठीक है। pKa मान आपको याद नहीं रखना, ये सबके लिए अलग अलग होता है और आपको एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसलिए बुक में से देख के लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कि pKa मान आपको याद नहीं करना। और एक हमारे पास होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का होता है pKa मान कितना होता है, देखो ध्यान से, इसका होता है 4.76, 4.76। अब ये बताओ इनको देख करके कि सबसे ज्यादा अधिक प्रबल अम्ल कौन होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा। अभी जो मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट लिखवाया है, जितना कम pKa मान होगा उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होगा। सबसे pKa मान देखो कम किसका है, इसका है, -7.0 है। इसका मतलब HCl सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होता है और ये हमें पता भी है। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा HCl होता है। जो बाकी नीचे के ये तो ऑर्गेनिक एसिड है। कौन है ये, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक अम्ल बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। और सभी कार्बनिक अम्ल में जो सबसे अधिक अम्लीय बताओ कौन है, देखो इन तीनों में बताओ सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, ये वाला होगा। ठीक है ना। ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड सबसे अधिक एसिडिक है क्योंकि उसका मान सबसे देखो कम है ना। ये तो बढ़ गया इधर, अरे बढ़ने क्या, 4.19 और 4.76। अगर हम इस मिनरल एसिड को, खनिज अम्ल को अगर छोड़ दें तो जो कार्बनिक अम्ल है उसमें देखो एसिटिक एसिड जो है ना वो कम अम्लीय है, किससे, ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल की तुलना में। ठीक है ना। एक बात यहां से प्रूफ होता है, अच्छा देखो ध्यान से, ये जो है बेंजोइक एसिड एसिटिक एसिड से ज्यादा अम्लीय है, नहीं है कि नहीं। तो हमें यहां से देखने को एक चीज ये मिलता है कि अगर ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन अपना समूह अगर जुड़ रहा है कार्बन पर, देखो जैसे F हो गया, F क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस प्रोटॉन को निकलना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा, ये अधिक अम्लीय होता है, ये आप छापो। ठीक है ना। अब इसकी जो अम्लीय प्रकृति है ना, आप इसको यहाँ पर ऐसे लिखोगे, देखो HCl सबसे अधिक अम्लीय हो गया। ठीक है। उससे कम हुआ कौन, CF3COH हो गया। उससे कम हुआ कौन, बेंजोइक एसिड। और सबसे कम कौन हुआ बताओ, एसिटिक एसिड, है ना। ये क्या है, इसकी अम्लीय सामर्थ्य मैंने यहाँ पर लगाया। ठीक है ना। ये पेपर में आता है, इंपोर्टेंट है कि बताओ अधिक अम्लीय कौन होगा, क्यों होगा। ठीक है ना। तो अभी हम लोग आगे इसमें और लिखेंगे। ठीक है भाई, कॉपी को टिकट पढ़ते भी आगे। देखो इतना हो गया सबका। अब यहाँ ना हमको एक चीज और ये देखना है कि देखो मेरे पास अब क्या होता है, देखो सुनो ध्यान से सुनना। देखो इथेनॉल के लिए अगर मैं बात करूं CH3CH2OH, ये कौन है बताओ, अल्कोहल है। इथेनॉल का जो pKa मान है, एथेनॉल है ना, एथेनॉल का जो pKa मान है वो 16 के आसपास होता है। क्या होता है बताओ, 16। ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनना, अभी ये होता है 16। ठीक है ना, आसपास लगभग ये pKa मान होता है इसका 16। अब ये देखना कि फिनॉल का C6H5, ठीक है ना, फिनॉल का जो pKa मान होता है ना, फिनॉल मैं लिख दे रहा हूं, फिनॉल का जो pKa मान होगा वो लगभग 10 होता है। क्या होता है, देखो तो ये कौन है, अल्कोहल है, और ये कौन है, फिनॉल है। तो अल्कोहल और फिनॉल, देखो अल्कोहल यानी कि इथेनॉल का कितना है, 10 है, सॉरी 16 है, और फिनॉल का कितना है, 10 है। तो इस दोनों में से देखो एसिटिक अम्ल का तो कम है,
है कि नहीं, है कि नहीं, अरे है कि नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एसिटिक अम्ल का, यानी कि एसिटिक एसिटिक अम्ल का जो pKa मान है वो कितना है, 4.76। इसका मतलब सभी कार्बनिक अम्लों में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो अधिक अम्लीय होता है, ठीक है ना। ये pKa मान दर्शाता है, इन्हें पता होना चाहिए। खनिज अम्ल की बात नहीं कर रहा हूं, खनिज अम्ल में तो HCl क्या है, अधिक अम्लीय है ना, समझा आप लोग कि नहीं, है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि हाँ क्या हुआ पॉइंट, हाँ ये 4.76 है ना, लिख तो रहा है, ठीक है। देखो लिखो इसको फिर बराबर से, यानी सभी अम्लों में, सभी कार्बनिक अम्लों में, सभी कार्बनिक अम्लों में कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक प्रबल अम्ल होता है, ठीक है ना। अधिक प्रबल अम्ल होता है। बात समझ में आ रहा है। सबसे अधिक प्रबल अम्ल अगर कोई होता है तो वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन किसमें, कार्बनिक अम्ल में, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग ना देखो उसमें ये भी जान चुके हैं ना कि जो अल्कोहल होता है उसकी तुलना में फिनॉल क्या होता है, अधिक अम्लीय नहीं होता है। अरे तो बोला करो भाई कुछ वहां पर, नहीं बोलोगे तो हमें पता चलेगा कि तुमको आ रहा है, नहीं बोलोगे तो हमें पता चलेगा कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे हमें क्या चाह रहे हैं कि फिनॉल जो होता है वो अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है कि नहीं होता है, और क्यों होता है पीछे समझाया है। अब यहां पर एक सवाल और उठ गया, क्या, कि यहां पर देखो कौन है, फिनॉल, और कौन है बताओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हमें यह सिद्ध करना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है अधिक अम्लीय है, किससे, फिनॉल की तुलना में। ऐसा क्यों होता होगा, है कि नहीं, अब बात करेंगे उसकी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो हम यहां पर लिखेंगे नोट गिर करके, ठीक है ना, क्या, फिनॉल ठीक है भाई, फिनॉल बड़े की मात्रा आते हैं, मतलब हम तो हिंदी की मात्रा में फंस जाते हैं। फिनॉल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय है। क्यों, इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे नीचे, ठीक है। क्या मस्त क्वेश्चन है। अभी तक तुम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की करी थी तुलना, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं फिनॉल के ऊपर जो फिनोक्साइड आयन बनता है उसके अनुनाद की संरचना के कारण वो स्थायित्व प्रदान कर देता है, जो कि अल्कोहल में नहीं हो पाता। तो फिनॉल जो होता है एक्चुअली उसमें क्या हुआ, फिनॉल ज्यादा अम्लीय हो गया था। अब यहां पर हमें क्या देखना है कि एक तो मेरे पास फिनॉल होगा, देखो एक तो मेरे पास फिनॉल होगा, फिनोक्साइड आयन, ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक आयन होगा। अब देखो ध्यान से, मेरे पास जो R C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या है O डैश, देखो भाई इस और क्या हो रहा है, हाँ भाई ध्यान से समझो पहले, देखो इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला, यहां पे डॉन पर था कि नहीं था बताओ, इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये, वो विस्थानित हो रहा है किसके ऊपर, कम विद्युत ऋणी कार्बन के ऊपर, है कि नहीं। देखो जब तुम इसको कर रहे थे अनुनादी बनाते ना आप, तो यहां पर क्या हो रहा था, देखो ऐसे हो रहा था, और जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहां पहुंचा, ये यहां पहुंच गया, तो यहां पर नेगेटिव आया, कौन आया बताओ, नेगेटिव, ऐसा, और यहां पर देखो कुछ ऐसा। अब ये जो नेगेटिव आवेश है वो बताओ कहां पहुंचा, वो पहुंचा कार्बन पर, कहां पहुंचा, कार्बन पर, है कि नहीं। यानी कि
इस अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि फिनॉल में, किसमें, फिनॉल में कौन, ऋणायन अनुनाद के दौरान कम विद्युत ऋणी, क्या हुआ, कम विद्युत ऋणी परमाणु कार्बन पर, किस पर, कार्बन पर विस्थानित होता है। क्या होता है, विस्थानित होता है। और कोई भी जो नेगेटिव चार्ज है ना, कोई भी जो कौन सा नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणायन, वो कम विद्युत ऋणी पे जाना नहीं चाहता है, लेकिन यहां पर जा रहा है ना मजबूरी में। अब यहां देखो ध्यान से, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज यहां पर है कि नहीं है, ये यहां जाता है अनुनाद में, तो ये कहां पहुंचता है, इधर। अब यहां देखना ध्यान से, आर सी यहां पर क्या हो गया, ओ नेगेटिव, और यहां पर क्या हो गया, ऐसा बन गया ना। यहां का नेगेटिव चार्ज बताओ किस पे जा रहा है, अधिक विद्युत ऋणी पे जा रहा, नहीं जा रहा है। अब फिर ये जाएगा यहां, तो फिर ये यहां पर है ना, यानी कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर ही रहता है। कहां रहता है, ऑक्सीजन परमाणु पर ही विस्थानित होता है, ठीक है ना। और हर कोई विद्युत ऋणी जो आवेश है ना, वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर ही जाना पसंद करता है, कम पे नहीं, है कि नहीं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कोई बाप अपनी बेटी की शादी अमीर लड़के से करना पसंद करता है कि नहीं। अगर कोई लड़की अमीर है तो उसका बाप जो है ना, उसकी शादी अमीर लड़के से ही करना पसंद करता है। क्या किसी मजदूर से पसंद करना करता है, किसी मजदूर लड़के के साथ में वो अमीर बाप अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो सेम यही यहां पर हो गया, अमीर है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है वो अधिक अमीर है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अपने नेगेटिव आवेश को वो उसे ही देना करेगा पसंद जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। यानी अपने ही जैसे अमीर के पास तो अपने ही जैसा कौन है, ऑक्सीजन परमाणु है, उसको उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन भेज दिया, तो नेगेटिव चार्ज है उसके पास उसने भेज दिया, तो ये ज्यादा स्थायित्व है कि ना। यानी एक अमीर बाप अपनी बेटी को किसी गरीब के यहाँ भेजेगा तो बाद में पछताता है, यार पता नहीं खाना ठीक से टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी बेटी को वो सुख सुविधा मिलेगा नहीं मिलेगा जो उसे हम यहाँ दे रहे थे, है ना। इस रूप में पछताता है एक बाप अपनी बेटी के जिद पे शादी करता है ना वो मजदूर से। अब कोई लड़की है, उसको प्यार हो गया अपने मजदूर लड़के से, है ना, या किसी गरीब लड़के से, और बाप ने उस बेटी के मन को रखने के लिए जिद में आकर शादी कर दी, तो बेटी तो खुश हो गई, लेकिन बाप चिंतित है, पता नहीं वो सुविधा मिल रहा नहीं मिल रहा है कि नहीं, ये तो होगा। तो वही काम यहां पे हो रहा है, एक अमीर बाप ने, एक अमीर ऑक्सीजन ने, इलेक्ट्रॉन के संदर्भ की बात कर रहा हूं, अपने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज को कहां भेजा बताओ, गरीब लड़का कार्बन, गरीब लड़का है ना, वो कम विद्युत ऋणी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन इतने नहीं है। अब यहां पर उसने भेज दिया तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहां जो इलेक्ट्रॉन आ गया कार्बन पर, अब ये ऑक्सीजन चिंतित है, पता नहीं मेरे इलेक्ट्रॉन जो मैंने भेजा है वो ठीक से रह भी पा रहे नहीं, है ना। तो विस्थानित जो हुआ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर वो कम स्थायी है। क्या है वो, कम स्थायी। जबकि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसने जो इलेक्ट्रॉन यहां पर इसके पास भेजा है, यहां पर कहां पहुंचा बताओ, ऑक्सीजन पे पहुंच गया है कि नहीं। यहां पर ये बाप निश्चित है, मेरी बेटी अमीर घर में गई है, खाने पीने का कोई कमी नहीं होगा, सुख सुविधा भरपूर मिल रहा होगा, लेकिन उस बाप को क्या पता वो लड़की खुशी नहीं है कि नहीं। अमीर घर में जाने के बाद भी अबे पैसों से सारी खुशियां थोड़ी खरीदी जा सकती है, कुछ खुशियां पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है ना। इसीलिए जहां मन करे वहां, ठीक है ना, जहां आपकी लड़की चाहे भी आना वहां भी आ दो, ठीक है ना। सुनो हम क्या बता रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात कर रहा हूं मैं केवल, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय क्यों है। यार तुम देखो ना इसकी अम्लीय प्रकृति कितनी बेहतरीन है, समझ में आ गया सबको। चलो बताओ कि अब तुमसे अगर कोई पूछेगा कि फिनॉल की तुलना में कार्बोक्सिलिक एसिड अधिक अम्लीय है, तो क्या बताओगे, सिंपल कह देना भैया कि फिनॉल के अंदर अनुनाद के दौरान जो नेगेटिव आवेश होता है ना, वो कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर होता है विस्थानित, जो कि
नेगेटिव आवेश है वो कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर अच्छे से स्थायी प्राप्त नहीं करता है। लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर क्या होता है कि जो नेगेटिव आवेश होता है ऑक्सीजन परमाणु का वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर विस्थानित होता है और ये अधिक स्थायी है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब हम लोग यहां लिखेंगे कार्बोक्सिलिक, यहां लिखो कार्बोक्सिलेट आयन में कार्बोक्सिलेट आयन में ऋणायन अनुनाद के दौरान क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर ही विस्थानित होता है। क्या होता है, विस्थानित होता है। समझ में आ गया नहीं आ गया। आप दोनों डायग्राम बनाओ है ना और दोनों में लिखो फटाफट से, ठीक है। फिर मैं इसको आगे ना नीचे लिखाऊंगा क्या रिजल्ट क्या निकला, दोनों में कौन जीता। देखो सुनो, तो फल स्वरूप, अब फल मिलेगा ना इसको, फल स्वरूप कार्बोक्सिलेट आयन अच्छा इसमें पहले मैं इसमें और लिख दूं, ठीक है भाई। देखो यानी कि ऋणायन सदैव अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर विस्थानित होना अधिक पसंद करता है। ठीक है ना, अधिक पसंद करता है। ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप, यहां लिखना नहीं चाहिए था नेक्स्ट पॉइंट में, फलस्वरूप कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड आयन की तुलना में, फिनॉक्साइड आयन की तुलना में अधिक स्थायी प्राप्त करता है। ठीक है ना, तो जब जितना ज्यादा स्थायी होगा वो क्या होगा, उतना ही अधिक अम्लीय होगा। ठीक है भाई, अतः यहां लिखा नीचे इधर, अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल की अपेक्षा अधिक अम्लीय, अधिक अम्लीय होते हैं। ठीक है भी नहीं, तो आप ना इसको भली भांति समझ सकते हो कि कार्बोक्सिलिक, तो हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल को ना प्रूव कर दिया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से ज्यादा अम्लीय है। ठीक है, और यहां देखो मैंने लिखा दिया। ठीक है ना, ठीक है। तो आज अपन लोग अपने चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुणधर्म में हम यहीं तक करेंगे। ठीक है ना, अगली क्लास में आपको समझाऊंगा कि अगर जैसे ना आप लोगों ने सीखा था कि फिनॉल के ऊपर अगर प्रतिस्थापी जुड़ गया था, नाइट्रो समूह जुड़ गया तो उसका अम्लीय गुण बढ़ रहा था, और अगर मिथाइल समूह जुड़ गया तो उसका अम्लीय गुण घट रहा था। यानी अगर कोई प्रतिस्थापी जुड़ जाए
किस पर? कार्बोक्सिलिक अम्ल पर। तो उसके अम्लीय व्यवहार पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, क्या असर पड़ेगा उसकी अम्लता पे, ठीक है, इन सभी बातों का डिटेल में क्या होगा, चर्चा होगी और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी अम्लीय सामर्थ्य को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने वाले क्वेश्चनों की, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये लेक्चर देखने के लिए, ठीक है ना। अगर आपने देखा है तो ठीक है, पहली बात तो कोई लेक्चर मैं देखता ही नहीं, मैं वैसे ही डालता रहता हूँ यूट्यूब पे, है। अगर आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। दिल को लग गई बात कि कोई देखता नहीं है, ठीक है। चलो अपना काम करते रहो, ठीक है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक लेक्चर देखने के लिए, ठीक है। कल मिलते हैं आपसे, जिंदा रहे तो जिंदा ही रहेंगे उसी दिन। थैंक यू।